हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी लॉ ऑफ इक्विटी की क्लास है जो आपकी थर्ड पेपर में होता है। थर्ड पेपर जो आपका है ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन, उसी की एक क्लास है। हमने आपको लॉ ऑफ ट्रस्ट के जो है 5 क्लास करवाई है। ट्रस्ट का आपका पूरा हो गया है। अब ये लॉ ऑफ इक्विटी है, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये आप थर्ड पेपर की क्लास 6 से है। लाभ इक्विटी आपका होता क्या है, इसका क्या मतलब है, या कैसे वर्क करता है, या कहाँ से आया, क्या है, मतलब सारी चीज़ों का हम यहाँ पे इसको देखेंगे। हालांकि लाभ इक्विटी फिड्यूशियरी और ट्रस्ट में ज़्यादा आपका संबंध की अगर जो बात करते हैं तो संबंध है, लेकिन आपका इस तरह का ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इसका बहुत ही माइनर सिलेबस है, इतना आपका ज़्यादा है नहीं। यूनिवर्सिटी में भी जो है इतना ज़्यादा सिलेबस को पूछा नहीं जाता है। तो इक्विटी की अगर जो बात करते हैं तो इक्विटी और इक्वालिटी, ये दो चीज़ आप जो है रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक ही जैसे हैं, लेकिन ये दो अलग अलग होते हैं। इसको हम आपको समझाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ इक्विटी, तो क्लास 6 और पहला आपका, पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। आपका ये इक्वालिटी को बात कर रहा है और ये इक्विटी की बात कर रहा है। इक्वालिटी मतलब सबको आप बराबर बराबर चीज़ दे रहे हैं। मान लीजिए एक ये जो है एक सीट मान लो यहाँ पे बराबर दिया, एक स्थान, फिर यहाँ पे स्थान, यहाँ पे स्थान, मतलब सबको एक हमने दीवार दिया जो कि सबको हमने बराबर दिया है, चाहे वो छोटा पर्सन हो, चाहे बड़ा पर्सन हो, चाहे जो भी हो। तो हमारी ये क्या होती है, इक्वालिटी होती है, ठीक। फिर इक्विटी पे आते हैं तो हमारा जो कोई चीज़ होता है जो हमको बड़ा होता है उसको हम कम चीज़ देते हैं, छोटे वाले को उससे ज़्यादा देते हैं, और उससे छोटे वाले को उससे ज़्यादा, मतलब सबको एक बेस पे हम पहुँचाते हैं। इक्वालिटी क्या करता है, ये इक्वालिटी एक बेस पे नहीं पहुँचाता, एक चीज़ सबको समान देता है। इक्विटी क्या कहता है, ये सबको एक बेस पे पहुँचाता है, ठीक है, चीज़ों को कम ज़्यादा दे सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब इसको समझो एग्जाम्पल से। मान लीजिए 3 पर्सन है। एक आपका मान लीजिए सगुन नाम का कोई पर्सन है, एक आपका जो है सगुन हो गया, एक आपका मगन हो गया, ठीक, और एक आपका हो गया कोई आरव। मान लो आरव नाम के 3 पर्सन हो गए। सगुन की एज आपकी है आपकी 17 साल, मगन की एज है आपकी 14 साल, और आरव की एज है आपकी मान लीजिए 19 साल, ठीक। ये तीनों एज हैं, और तीनों एज है। मान लीजिए इसका जब जन्म हुआ तो जन्म से अभी तक ये 17 ईयर, 14 ईयर और 19 ईयर। इनका जब जन्म हुआ तो जन्म से अभी तक इनके ऊपर मान लीजिए पैसा जो खर्च हुआ वो मान लो यहाँ पे 17 लाख रुपए खर्च हुआ, मगन में 14 लाख रुपए खर्च हुआ, और आरव में 19 लाख रुपए खर्च हुआ, ठीक। ये चीज़ें हुई। हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा देर में रिलेट करके आपको समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा। सगुन 17 साल की है, मगन 14 साल का है, और आरव 19 साल का है। तो इनका जब जन्म हुआ तो जन्म से अभी तक जो पैसा हुआ, सगुन में मान लो 17 लाख हुआ, मगन में 14 लाख हुआ, और आरव में 19 लाख रुपए। इनकी जो मदर एंड फादर जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके पास मान लीजिए कुछ रुपए बचे हैं, ठीक, और वो इनको देना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको देना चाहते, मान लो उनके पास 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, या फिर उनके पास मान लो 9 लाख रुपए हैं, ठीक। तो 9 लाख रुपए मान लो उनके पास हैं, या फिर कोई भी अमाउंट वहाँ पे आप रख सकते हो। तो अगर जब वो सभी पर्सन को 3 लाख रुपए, इसको सगुन को 3 लाख, मगन को, और 3 लाख आरव को देते हैं, तो ये हमारा जो तीनों को हमने जब बराबर दिया तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इक्वालिटी हो जाता है। इक्वालिटी मतलब सबको हमने बराबर में हिस्सा दिया, ठीक। अब जब हमको सब में हमने हिस्से को बराबर में बांटा तो हमारा क्या हो जाता है, इक्वालिटी हो जाता है। अब इक्वालिटी ये हमारी हो गई जब हम सबको बराबर सेम अमाउंट देते हैं। सेम अमाउंट कितना, कि 3 लाख इसको दिया, 3 लाख इसको, 3 लाख इसको, ठीक है। तो इसको समझो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबको बराबर दिया, एक दीवार
एक दीवार एक दीवार, तो ये इक्वालिटी हो गई। भले ही वो चीज़ को जो है एक लिमिट को पार करें ना पार करें, एक लिमिट तक पहुंचे ना पहुंचे, वो बाद की बात है, लेकिन हम सबको जो बराबर देते हैं चीज़ तो वो इक्वालिटी हो जाती है। अब इक्विटी क्या होती है इसको यहाँ पे समझो। सगुन थी, मगन और आपका सगुन मगन आरव, ठीक। ये आपकी कितने साल की थी? 17, 14, 19, 17, 14 और 19, ठीक। 17 लाख रुपए, 14 लाख और 19 लाख रुपए, ये तीनों पर्सन हुए। जब हमने सबको बराबर बराबर रुपए दिए तो ये हमारी इक्वालिटी हो गई। तो अब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी की बात जो होगी वो स्टार्टिंग से होगी। स्टार्टिंग मतलब जन्म से। जन्म से जो है, जब एक लिमिट मतलब जन्म से हमको बराबर मिलता है या फिर शुरुआत से बराबर मिलता है या फिर हम एक सिचुएशन लाइन तक सबको बराबर रूप में जब पहुंचाते हैं तो वहां पे इक्विटी होती है। मान लीजिए सभी को 22 लाख रुपए तक पहुंचना है, 22 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो इनके जो पेरेंट्स जो होंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, सबको 22 लाख रुपए तक अगर पहुंचाएंगे तो सगुन को क्या करेंगे, 5 लाख रुपए ज़्यादा देंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए देंगे। मगन को कितने रुपए देंगे? मगन को 8 लाख रुपए देंगे, ठीक है। और आरव को कितने रुपए देंगे? 3 लाख रुपए देंगे। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना पैसा जब दिया जाए या फिर उसको उतनी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए तो हमारी क्या होती है, वो हमारी इक्विटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, अगर जो नहीं आया तो आप फिर से जो है इसको देखना और आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तो आपको इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर समझ में आ जाएगा। और इक्विटी जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा ये जो है इक्विटी का प्रोसेस समझ में आएगा कि इक्विटी कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इसका परिचय की अगर हम बात करते तो इसको परिचय में यहाँ पे देखो कि यह क्या बात कर रहा है। सामान्यता, सामान्यता मतलब आप जानते हैं इक्वालिटी। सामान्यता की प्रणाली में प्राकृतिक न्याय का वह खंड शामिल है जो न्यायिक रूप से लागू करने योग्य है, लेकिन जिसे विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया गया था, ठीक है। इक्विटी न्याय की प्रणाली है जिसे इंग्लैंड में चांसरी के उच्च न्यायालय द्वारा अपने असाधारण अभ्यास में विकसित और प्रशासित किया गया था। तो ये आपकी जो फर्स्ट सेकंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब ये आपको फोटो हो सकता है समझ में आया हो, फिर हम आगे आते हैं। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? इक्विटी का क्षेत्राधिकार अपने तकनीकी और कानूनी अर्थों में सामान्यता ना तो प्राकृतिक न्याय के बराबर है और ना ही प्राकृतिक न्याय के उस हिस्से के बराबर है जो न्यायिक रूप से अधिक संवेदनशील है। जो टेक्निकली और कानून के अर्थ में सामान्यता जो है वो प्राकृतिक न्याय के बराबर नहीं है, वो प्राकृतिक न्याय के बराबर नहीं है, ठीक है। अब सामान्यता में क्या होता है? समानता में ये होगा कि आप सबको बराबर बराबर रुपए दो, ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक न्याय के बराबर नहीं है। प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि मान लीजिए वो अगर 17 साल की थी तो उसकी स्टार्टिंग से अभी तक 17 लाख रुपए लगे और उसको 3 लाख और दे दे, 20 लाख रुपए हो गए। लेकिन वहीं पे मगन के साथ वहाँ पे अन्याय हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा ना। 14 + 3 17 लाख रुपए हुए तो उसको 3 लाख रुपए कम मिले। तो समानता जो है तो समानता प्राकृतिक न्याय के बराबर नहीं है। जब इसे अंग्रेजी कानून की भाषा में प्रयोग किया जाता है तो यह एक सटीक परिभाषा और सीमित अर्थ है और इसका प्रयोग न्याय की प्रणाली के दर्शाने के लिए किया जाता है जो विशेष न्यायालय में प्रशासित होती है। इस प्रणाली की प्रकृति और सीमा को एक वाक्य में परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल उस न्यायालय के इतिहास का अध्ययन करके ही समझा और समझाया जा सकता है जिन सिद्धांतों पर यह कार्य करता है। जो इक्विटी आपका जिस सिद्धांत पर काम करता है उसको आप जब समझोगे वो सिद्धांत को तो आप इसको समझ पाओगे। इक्विटी को या फिर इक्वालिटी को आप एक लाइन में ना डिफाइन कर सकते हो ना उसको समझ सकते हो, या जिस
सिद्धांत पर लगता है, वहां से आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिम मतलब सिद्धांत जो बहुत सारे हैं और उन सारे सिद्धांतों की हम आगे बात करेंगे। यह समझाने के लिए कि इक्विटी क्या है, यह समझना आवश्यक है कि चांसरी का अंग्रेजी उच्च न्यायालय क्या था, इसको हमको समझना जरूरी होगा। और जो है उसका अभ्यास कैसे किया गया, इसके असाधारण क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहले हमको चांसरी का अंग्रेजी उच्च न्यायालय समझना होगा। ठीक है, ये क्या है इसकी हम भी बात करते हैं। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू आपका एग्जाम होता है तो ये आपकी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी भी होता है तब भी आपका ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो आप समझिए, इक्विटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है निष्पक्षता, न्याय। इक्विटी एक उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कानूनी प्रणाली है। समानता को कानूनी सिद्धांतों के एक रूप के लिए समझा जा सकता है जो कानून के सख्त नियमों के पूरक हैं, जहां उनका आवेदन कठोरता से संचालित होगा। समानता जो है जो होती है वो क्या होगा, उसको एक समूह के रूप में हम समझते हैं, मतलब सबको इक्वल चीजें हमको देना होता है, जो कानून के सख्त नियमों के पूरक है, जहां उनका आवेदन कठोरता से संचालित होता है। इक्विटी कानून प्रणाली की एक शाखा है। यह न्याय की प्रशासन प्रक्रिया से उत्पन्न सार या फिर नियमों को संदर्भित करता है, खासकर उन मामलों में जहां क्षेत्र पर्याप्त रूप से कानून द्वारा कवर नहीं किए जाते। इक्विटी पूरक प्रतीत होती है। यह अंग्रेजी चांसरी में उत्पन्न कानून की एक प्रणाली है और इसमें मूल और प्रक्रियात्मक नियमों और सिद्धांतों का एक स्थापित और औपचारिक निकाय शामिल है जो सामान्य और वैधानिक कानून को पूरक सहायता या फिर ओवरराइड करता है। ठीक है, मतलब जो क्या है, चांसरी का जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, प्रक्रियात्मक कानून और सिद्धांतों को स्थापित करती है। अब इक्विटी कहाँ से आई, इसका इतिहास समझो। 13वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में प्रशासित कानून आंशिक रूप से प्रथागत कानून और वैधानिक कानून था। 13वीं शताब्दी तक जो है, चाहे इंग्लैंड में नहीं, हर जगह पर वही चीज़ था कि आंशिक रूप से वहाँ पे कानून था, बाकी वहाँ पे प्रथाएं चलती थी। इंग्लैंड में 3 प्रकार के न्यायालय थे, राजा की पीठ, सामान्य दलीलों का न्यायालय और राजकोष। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका थ्योरी में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इंग्लैंड की जनता ने कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस के समक्ष मुकदमा दायर किया। सामान्य दलीलों की अदालत के न्यायाधीश ने प्रथागत कानून के आलोक में निर्णय दिया और वैधानिक कानून, लेकिन किस में निर्णय दिया, आलोक में निर्णय दिया। कौन से, वैधानिक कानून के, प्रथागत के और वैधानिक कानून के आलोक में निर्णय दिया, लेकिन न्यायालय ने इसके लिए उचित पर्याप्त उपाय प्रदान नहीं किए। कानून ने सभी असुविधाओं के लिए राहत प्रदान नहीं की। कोई प्रावधान नहीं किया गया प्राकृतिक न्याय के मामलों में वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया, और जो वहाँ पे असुविधाएं हुई उनके लिए कोई राहत वहाँ पे प्रदान नहीं की गई। ऐसे मामलों में राजा इन काउंसिल को अपनी असाधारण न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक याचिका दायर की गई और इन याचिकाओं को प्रथा के अनुसार संदर्भित करने का विकास किया गया। तो वहाँ पे जो मुसीबत थी, जो दिक्कतें थी, उसका कोई वहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूशन नहीं हुआ। जब सोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या राजा के यहाँ क्या हुई, याचिका दायर हुई जो प्रथा के अनुसार संदर्भित करने का विकास किया गया। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ही चांसलर ने अपनी न्यायिक कार्रवाई शुरू की। कार्यों और न्यायालय के अलावा कोर्ट ऑफ चांसरी की स्थापना हुई। न्यायिक कार्रवाई की शुरुआत हुई, ठीक है, कार्यों और न्यायालय के अलावा कोर्ट ऑफ चांसरी की स्थापना हुई। अब सामान्य विधि क्या होती है? चांसरी न्यायालय में न्याय प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सिद्धांतों और नियमों का आम कानूनी के रूप में विरोधाभासी रूप में समानता कहा गया। ठीक है, समानता कहा गया। इस तरह से उस समय दो अदालतों, एक आपकी कॉमन लॉ
कोर्ट और एक आपका चांसरी कोर्ट ने समांतर न्याय किया। उस टाइम क्या हुआ, दो अदालत हुई, कौन कौन सी, एक आपकी चांसरी कोर्ट और एक वह सामान्य न्यायालय। दो वहाँ पे कोर्ट हुई और दोनों में समांतर न्याय किया गया। समांतर क्या होता है, जब दोनों बराबर न्याय जब हमको देते हैं एक ही रेखा में, तो वहाँ पे समांतर न्यायालय न्याय होता है। 18वीं शताब्दी में समानता को एक कानून प्रणाली के रूप में बनाया गया था और 1873 तक अदालतों की दो अलग अलग प्रणालियां बनी, अर्थात एक सामान्य कानून न्यायालय और एक चांसरी कोर्ट। तो मतलब 1873 में इसको कानूनी रूप से जो है पूर्णतः मान्यता मिल गई, चांसरी कोर्ट को और सामान्य कानून न्यायालय को। लेकिन 1873 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी द्वारा दोनों अदालतों को भंग कर दिया गया। ठीक है, 1873 तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी दोनों अदालतों को भंग कर दिया गया। अधिनियम 1875 और चांसरी डिवीजन के साथ न्याय का एक नया एकीकृत उच्च न्यायालय बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधिनियम 1875 के तहत दो अदालतें वहाँ पे बनी, एक उच्च न्यायालय और एक अपील न्यायालय। सर जॉर्ज जेसल एमआर ने रे हेलन के एटर्नट निचबुल होलम में कहा कि इक्विटी चांसलर द्वारा समय समय पर बनाए गए सिद्धांतों से बनी है। इक्विटी कहाँ से, चांसलर के द्वारा बनाए गए समय समय के सिद्धांतों पर बनी है। समानता न्यायालय कानून द्वारा कठोर नियमों पर ध्यान केंद्रित करने से पैदा हुई है। कठोरता या अन्याय की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चांसलर की जो है अदालत से इक्विटी वहाँ पे पैदा हुई है। समानता की प्रकृति क्या होती है, समानता का मुख्य अर्थ होता है सही कार्य करना या फिर विशुद्ध रूप से नैतिक अर्थ में न्याय करना, विशुद्ध रूप से नैतिक अर्थ में न्याय करना। अंग्रेजी संदर्भ में इक्विटी का एक पूरी तरह से विशिष्ट अर्थ है। इसमें तकनीकी रूप से केवल कुछ नियम शामिल हैं जो चांसरी न्यायालय में विकसित किए गए थे। ठीक है, ये दोनों लाइन को आपको समझना होगा। ठीक है, दोनों लाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एक नहीं है, दोनों डिफरेंट लाइन है। इक्विटी का महत्व क्या है इसको समझो। इक्विटी का महत्व इसकी प्रमुख विशेषताओं में काफ़ी स्पष्ट है। सख्त कानूनी नियमों को अन्यायपूर्वक कानून से लागू होने से रोकना, स्वयं मनमानी या फिर अन्याय से रहित ठोस नियम बनाना, ये इक्विटी का महत्व है। अब इक्विटी की परिभाषा बहुत से जो है विधि शास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे परिभाषा के रूप में समझते हैं। ऑसबोर्न के अनुसार इक्विटी क्या है, समानता मुख्य रूप से न्याय या फिर प्राकृतिक न्याय है। ऑसबोर्न के अनुसार हेनरी लेवल उलमैन ने इक्विटी को इस प्रकार परिभाषित किया कि यहाँ पर भी ये आपके आ सकता है कि इक्विटी की परिभाषा किसने दिया, तो यहाँ पे किसने में आपका जो है पूछा जा सकता है विधि शास्त्री का नाम, तो विधि शास्त्री का नाम इंपॉर्टेंट है। समानता नियमों का एक समूह है जिसका प्राथमिक स्रोत ना तो रीति रिवाज है और ना ही लिखित कानून, बल्कि विवेक का अनिवार्य विवरण है, और जिसे चिमरी के न्यायालय में निर्धारित और विकसित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चांसरी होगा, चांसरी के न्यायालय में नहीं, चिमरी होगा। ठीक है, प्लेटो ने समता को इस प्रकार परिभाषित किया है। समता मतलब आपका समानता, कानूनी नियमों के अपूर्ण समानवीकरण के लिए इक्विटी एक आवश्यक तत्व है, ये प्लेटो ने बताया। ब्लैक स्टोन ने इक्विटी के बारे में क्या कहा, समानता सभी कानूनों की आत्मा और आत्मा है, कानूनों की आत्मा और आत्मा है। अब ये चीज़ें आपकी परिभाषा के रूप में थी। अब समानता का सिद्धांत क्या है इसको समझो। इक्विटी की विषय वस्तु को कुछ कानूनी सिद्धांतों के इर्द गिर्द समूहकृत किया जा सकता है जो सामान्य सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जिन पर मौका की अदालत निर्भर करती है। RY ने अपने अधिकार क्षेत्र में वहाँ पे प्रयोग किया। तो समानता की सिद्धांत में इक्विटी की विषय वस्तु है जो कुछ कानूनी सिद्धांत के इर्द गिर्द समूहकृत किया गया है। ठीक है, और जो सामान्य सिद्धांतों को शामिल करता है, और यहाँ पे मौका की अदालत मतलब जो वहाँ पे
उस टाइम पे जो है मौके की बात होगी उसकी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। इक्विटी कानून का पालन करती है, इस लाइन को यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इक्विटी कानून का पालन करती है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन में जानते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इक्विटी कानून का पालन करती है, तो उसकी बात को यहाँ समझो कि इक्विटी कानून का पालन करती है। यह कहावत सामान्य कानून और समानता के बीच संबंध का सूचक है, जिसका तात्पर्य है कि यदि न्याय की आवश्यकता हुई तो समानता सामान्य कानून में हस्तक्षेप करेगी। समानता जो है सामान्य कानून में हस्तक्षेप करेगी। यह सामान्य कानून निर्णयों को पलटने का प्रयास नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इक्विटी जो है वो जो है सामान्य जो जनरल रूल हैं उनको पलटने का या फिर उनके विरुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हाँ ये अगर जो जनरल कानून जो है कुछ चीज़ें गलत कर रहा है तो वहाँ पे इक्विटी अपना जो है इंटरफेयर करेगी। कहावत क्या है कि समानता कानून का पालन करते चांसरी न्यायालयों द्वारा बनाए गए अनुशासन का संकेत है, जबकि न्याय प्रशासन विवेक के अनुसार किया जाता है। मेंटलेट ने देखा कि इस प्रकार समानता कानून को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आई है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। समानता और कानून का एक ही लक्ष्य है, लेकिन उनकी प्रकृति के कारण और ऐतिहासिक होने के कारण दुर्घटनावश उन्हें अलग अलग रास्ते चुनने पड़े। समानता के कानून के हर शब्द और कानून के हर अधिकार की सराहना की, लेकिन जहां कानून दोषपूर्ण था उन मामलों में इस सामान्य कानून अधिकारों को अनुशासित किया गया था। मतलब जो आपका जनरल कानून है वो तो आपका बहुत मतलब सो गुड है, लेकिन यहाँ पे जो समानता है तो समानता क्या कर रहा है कि जो चीज़ें यहाँ पे गलत हैं उसमें ये जो है समानता अपना इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो है उद्देश्य एक ही था, लेकिन जो है कुछ चीज़ों के कारण इनका जो है क्या हुआ अलग अलग रास्ता चुनने पड़े, ठीक है। अब जैसे मुस्लिम लॉ आप पढ़ते होंगे तो मुस्लिम लॉ में जो है स्टार्टिंग में जब वहाँ पे खुदा का मतलब जो है खुदा की जो है चीज़ों को जो फैलाना था तो एक ही वहाँ पे पर्सन थे, उन पर्सन ने जो सारी चीज़ों को फैलाया। उसके बाद जो है वहाँ पे शिया और सुन्नी का वहाँ पे अलग अलग जो है रीत को या फिर अलग अलग जो है अपना विचार रखने वाले पर्सन वहाँ पे शिया और सुन्नी बने, ठीक है। उसी तरह से दोनों मतलब जो शिया और सुन्नी दोनों का मानना तो यही था कि जो खुदा को मानना है, खुदा की जो प्रसार करना है, दोनों का मानना तो एक ही था। उसी तरह से यहाँ पे समानता और जनरल रूल दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन कुछ कारण की वजह से दोनों को अलग अलग रास्ते वहाँ पे चुनने पड़े। न्याय संगत अधिकारों की मान्यता, इसका क्या मतलब, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। स्वेल को इस कहावत के प्रति एक अलग दृष्टिकोण था। अब ये स्नेल का जो है क्या दृष्टिकोण था इसको यहाँ पे समझो कि उन्होंने कहा कि इक्विटी इसका अनुसरण करती है कानूनी संपदा अधिकार और हितों के संबंध में। इक्विटी किसका अनुसरण करती है? कानूनी संपदा अधिकार और हितों के संबंध में। इक्विटी के नियमों से बंधी है, किसमें? इसमें इक्विटी के नियमों से बंधी है, किससे? कानून से। उनसे भटकाने का कोई विवेक नहीं है, मतलब उससे कानून से इक्विटी भटकेगी नहीं। सामान्य कानून के दायरे में जहां एक व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है, बेटे और बेटियों को छोड़कर, सबसे बड़ा बेटा अपने छोटे भाइयों और बहनों को छोड़कर पूरी जमीन का हकदार होता है, देखने में यह अनुचित था। अब स्टार्टिंग में क्या होता था आप भी जानते हो कि एक फैमिली होती थी, वहाँ पे मान लीजिए 4 पर्सन है या फिर 6 पर्सन है, 6 पर्सन है। माता पिता 4 बच्चे, ये बड़ा वाला, फिर 3 छोटे बच्चे। अब यहाँ पे ये बिना वसीयत के मर जाते हैं तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में जो है बड़े बेटे के नाम चली जाती थी, ठीक। अब ये 3 बच्चे चाहे वहाँ पे वो भीख मांगे, चाहे उनकी शादी हो ना हो, उनके ऊपर कुछ भी बीते,
लेकिन इनके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं आती थी। और अगर जो बड़ा बेटा भी वहाँ पे इनकी हेल्प नहीं करता था तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गलत होती थी। तो क्या होता था, तो इनके साथ वो चीज़ें गलत हो जाती थी, ये अनुचित था। और स्किल लैंड बनाम इसीलिए जो है अब ये नियम आपका चेंज हो गया, इक्विटी चीज़ें आई हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपकी चेंज हुई। स्किल लैंड बनाम के उपयुक्त मामले में एलडीज यह माना गया कि यदि बेटे ने अपने भाइयों और बहनों के साथ संपत्ति को विभाजित करने के लिए सहमत होकर अपने पिता को वसीयत ना करने के लिए प्रेरित किया होता तो इक्विटी हस्तक्षेप करती और उसे वसीयत करने के लिए मजबूर करती। उसका वादा, क्योंकि बेटे को अपने वादे के माध्यम से प्राप्त कानूनी संपत्ति का लाभ रखने की अनुमति देना विवेक के विरुद्ध होता। इक्विटी ने कानूनी नियमों को मान्यता दी और उनका सम्मान किया, लेकिन एक बेटे द्वारा अपने पिता को वादा करने की परिस्थितियों ने नियम में विवेक का एक तत्व जोड़ दिया जिस पर इक्विटी का विचार करना चाहिए। यह माना गया कि बेटे को अपने और अपने भाइयों बहनों के लिए ट्रस्टी के रूप में संपत्ति लेनी होगी। इस प्रकार ट्रस्टी के रूप में संपत्ति मतलब पिता के द्वारा अगर जो बेटे पे संपत्ति आती है तो उस संपत्ति के लाभ से जो है, उस संपत्ति के फायदे से इन भाई बहनों का जो है पालन पोषण या फिर उनकी सारी चीज़ों करना, ये आपका एक जो कैसा होगा, संपत्ति जो है ट्रस्टी के द्वारा होगा, ट्रस्टी के द्वारा लेना होगा। इस प्रकार जहां कानून की अदालत एक महत्वपूर्ण बिंदु से चूक गई तो इक्विटी ने कानून को सही किया और विवेक के सिद्धांत पर इसका पालन किया। तो इसीलिए क्या हुआ, अब जो है अगर जो कोई वहाँ पे डेथ होती है तो मान लीजिए उसके 4 बच्चे हैं और उनकी वाइफ, तो पांचों के नाम जो है उनकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए एक हिस्सा तो सभी को 1/5 सभी को हिस्सा वहाँ पे मिल जाता है। पहले क्या होता था, पहले एक हिस्सा केवल बड़े बेटे के नाम चला जाता था। तो ये चीज़ें पहले गलत हो रही थी, अब वो चीज़ें सही हो गई। जो समता चाहता है उसे समता अवश्य करनी चाहिए। जो समता चाहता है उसे समता अवश्य करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, कहावत का अर्थ यह है कि न्याय संगत राहत प्राप्त करने के लिए वादी को स्वयं इक्विटी करने के लिए तैयार करना चाहिए, यानी वहाँ पे पारस्परिकता होनी चाहिए। न्याय संगत राहत चाहने वाले वादी को अपने प्रतिद्वंदी के प्रति निष्पक्षता से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत वादी के भविष्य के आचरण को देखती है, उसे इसके लिए तैयार करना रहता हो, न्याय संगत ढंग से कार्य करे और यदि वादी अयोग्य है तो अदालत राहत नहीं देगी, भले ही उसने सिद्ध कर दिया हो कि न्याय संगत अधिकार उसके पास है। यहाँ पे वादी है तो वादी को जो है अपने प्रतिवादी मतलब अपने विरुद्ध वाले पर्सन के साथ जो है, अगर जो वहाँ पे कोई भी चीज़ का मैटर है तो उसको हमेशा वादी को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगर तो यही पर्सन नहीं तैयार होगा तो आपको कौन वहाँ पे जिताएगा, आपको कोई नहीं जिता सकता। जो जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी संपत्ति है जिसको लड़ना है वही अगर जो नहीं तैयार होगा तो फिर उसको कोई नहीं जिता सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वो जीना ही नहीं चाहता है, वो रोज सुसाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको कोई नहीं जिया सकता। हाँ, अगर जो एक पर्सन है उसको कोई दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम है तो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह से जो पर्सन जीरो है, ठीक है, तो जीरो है तो इसमें क्या होगा, आप इसको ले जाके 100 तक नहीं पहुंचा सकते। कोई पर्सन एक तो बने, एक बनने की कोशिश तो करें, ठीक है, तब उसको आप 100 तक पहुंचा सकते हो। उसी तरह से वादी अपने पास से अपने में जो है वो चीज़ें उसको जो है देखना होगा। न्याय संगत के लिए क्या होगा, प्रतिबंधी के निष्पक्ष रूप से उसको कार्य करने की तैयारी करना होगा, उसको ही सारी चीज़ें करना होगी, तब उसको केस को आगे बढ़ पाएगा। वादी ही नहीं चाह रहा है तो वो कैसे जीतेगा, नहीं जीत पाएगा ना। यही कह रहे हैं कि जो समता चाहता है उसे समता अवश्य करनी चाहिए। जो वादी जो चाहता है ना, इसे अवश्य उस चीज़ के लिए फिर आगे की क्रिया करनी चाहिए। कानूनी कहावत निम्नलिखित सिद्धांतों में लागू होती हैं। कौन कौन सिद्धांत में, चुनाव का सिद्धांत, बंधक का समेकन, न्याय संगत और सेट ऑफ में लागू होती हैं। सेट ऑफ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक केस बना चेपल बनाम टाइम्स न्यूज़पेपर 1975। टाइम्स के कर्मचारियों ने अपने नियोक्ता के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी, इसलिए नियोक्ताओं ने कर्मचारियों को धमकी दी
कि अगर वे अपनी हड़ताल बंद नहीं करेंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। असंतुष्ट कर्मचारी अदालत में गए और निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया। अपने नियोक्ता को धमकी को पूरा करने से रोका। यह माना गया कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए हड़तालियों को हड़ताल से हटने का वचन देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे निषेधाज्ञा आपको अस्वीकार कर दी गई। अब यहाँ पे समानता ही समानता, इसका क्या है यहाँ पे मतलब, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। समता समता में प्रसन्न होती है, समता समता में प्रसन्न होती है। इक्विटी पसंदीदा भूमिका नहीं निभाती है। इक्विटी जो है, जो आप उसको पसंद करते हो किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं कि वही भूमिका निभाए। समता समता में प्रसन्न होती है, लेकिन इक्विटी जो है क्या होती है, ऐसा नहीं जो आप पसंद कर रहे हो इक्विटी वही करे, ऐसा नहीं है। यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो जिसमें एक से अधिक पक्ष वहाँ पे लाभान्वित हो, मतलब एक से ज़्यादा पक्ष उसको लाभ मिले, तो ब्याज वह संपत्ति समान रूप से विभाजित की जाएगी। यदि इस बात का सबूत है कि संपत्ति को पार्टियों के बीच किसी अन्य तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए तो यह कहावत लागू नहीं होगी। यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग जो पार्टिसिपेशन वाले हैं, तो इनको पांचों में चाहे ब्याज हो तो भी वो बट जाएगा, संपत्ति हो तब भी वो बट जाएगी। लेकिन वहाँ पे अगर जो पांचों में बटेगी, अगर जो वहाँ पे कोई अलग तरीका है, संपत्ति की पार्टियों के बीच किसी अन्य तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए, तो यह कहावत लागू नहीं होगी। मान लीजिए समानता क्या है, अब मान लो किसी के पास जो है 1000 स्क्वायर फुट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसके 4 लोग मालिक हैं, तो यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 4 मतलब 250 स्क्वायर फुट जो है पर पर्सन को मिल जाएगी। तो ये तो आपका हो गया समानता के मतलब, जो बराबर का हिस्सा बंटना है उसके मतलब। अगर जो कहीं पे अलग अलग जो है किसी अलग तरीके से यहाँ पे बंटना हो तो वहाँ पे समानता तो नहीं लागू होगी ना। मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 स्क्वायर फुट है, और इनको 3 पर्सन में बांटना है, और एक पर्सन को यहाँ पे 500 स्क्वायर फुट मिलना है और 2 को अलग अलग। तो यहाँ पे समानता का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि समानता का नियम क्या कहता है, सभी को बराबर बराबर। समानता का नियम कहता है सभी को बराबर बराबर। तो यहाँ पे 3 लोगों में समानता का अगर जो नियम लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक को स्पेशल तरीके से वहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे समानता के नियम नहीं लगता है। इस उदाहरण को यहाँ पे हम एक जो है केस के अनुसार समझेंगे कि मिडलैंड बनाम बैंक बनाम कुक, जो 1995 में आपका केस हुआ, ये क्या केस था इसको यहाँ पे हम देखते हैं। पति और पत्नी में अपने वैवाहिक घर के स्वामित्व को लेकर विवाद था। वेट एलजे ने कहा कि अदालत की पार्टी के आचरण से पता लगाना चाहिए, अदालत को पार्टी के आचरण से पता लगाना चाहिए कि क्या उनके पास शेयर की राशि के बारे में आम समझ है। शेयर मतलब आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर जब खरीदते हैं तो उसके बारे में उनको कोई समझ है या नहीं समझ में है, जिसके अभाव में कहावत लागू होती है। लाभकारी हित समान हिस्से में पति और पत्नी का होना था। जीवन साथी से संबंधित लाभकारी हित का समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। उपचार के बिना इक्विटी का कोई नुकसान नहीं होगा। उपचार के बिना इक्विटी का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यह कहावत सामान्य कानून में कोई भी प्राप्त नहीं होने पर समाधान प्रदान करने के लिए चांसरी न्यायालय का हस्तक्षेप का वहाँ पे संकेत था। जिन गलतियों को दूर करने के लिए नए उपायों का अस्वीकार करने के लिए इक्विटी को तैयार किया गया था, वे न्यायिक प्रवर्तन के अधीन थे जो पहले स्थान पर हैं। कोई नियम अगर जो वहाँ पे गलत है तो आप वहाँ पे इक्विटी का चांसलरी का जो है नियम वहाँ पे आता है, फिर आप उसका यूज करते हैं। जहाँ आम कानून में खामी है तो इक्विटी का जवाब देना चाहिए। जहाँ पे जनरल रूल में समस्या है, कोई वहाँ पे भूल चूक है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे चांसलरी का जो है इक्विटी का जवाब देना चाहिए। यह कहावत कानूनी सिद्धांत को पुनः परिभाषित कर रही है। यूबी जुस आइबीडियम रेमिडम, जहाँ अधिकार है वहाँ समाधान है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका मतलब यह होता है कि यदि अदालतें सुधार करने में सक्षम हैं तो कोई भी गलती अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए। अगर जो कोई भी अदालत सुधार करने में सक्षम है तो उनकी गलतियां जो है अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए। जैसे आपका अभी आज डेट है आपकी 18
18 अक्टूबर आपकी डेट है और 17 अक्टूबर का आपका जो है 18 अक्टूबर की डेट है और 17 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। ये फैसला क्या था कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर यहाँ पे फैसला आया और इसमें 5 जज थे और इसका जो फैसला आया ये 3:2 में फैसला आया। ठीक, 3:2 में फैसला आया। यह फैसला 3 जो हुआ तो 3 मतलब मेजर आपका जो फैसला हुआ और यहाँ पे माइनर। तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को जो है ये लीगल नहीं माना गया। मतलब आपके पास कानूनी अधिकार नहीं है कि आप लड़का लड़का से शादी करे या फिर लड़की लड़की के साथ शादी करे। कानूनी अधिकार आपके पास नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आए थे उसको हम अब यहाँ पे आपको बता दें। हाँ, वहाँ पे पॉइंट ये निकल के आ रहे थे, जैसे आपने फैमिली लॉ में पढ़ा था। फैमिली लॉ में आपने ये पढ़ा था कि जब किसी पर्सन को गोद लेना होता है, ठीक है, अडॉप्ट करना होता है, गोद लेना होता है, तो वहाँ पे कौन ले सकता है? जो मैरिज पर्सन है वो ले सकते हैं, जिन्होंने शादी कर ली है। कोई भी लड़का केवल जो है अडॉप्ट नहीं कर सकता या फिर कोई भी लड़की केवल अडॉप्ट नहीं कर सकती। कोई भी जो है लड़का लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन, 2 लड़के हैं तो एक पर्सन मतलब कोई भी जो है चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। 2 लड़कियां तो चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो अडॉप्ट करने वाला चीज़ें थी, तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज में ये भी एक पॉइंट था कि जो अडॉप्ट करने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा एक अधिकार होना चाहिए। अधिकार इन द सेंस आर्टिकल 15 आपका क्या कहता है कि सभी को बराबर अधिकार हैं, सभी को बराबर अधिकार है। अगर जो बराबर अधिकार है तो मैरिज करने वाले पर्सन वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं अडॉप्ट कर सकते, वो उसको लेकर अभी वहाँ पे केस हुआ, मतलब उस पॉइंट को आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अडॉप्ट करना ये एक सेकंड चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक सेकंड चीज़ें हैं और अडॉप्ट करने के लिए जो नियम हैं वो नियम गलत हैं। ठीक है, उसको नियम में सुधार किया जाएगा और उसके लिए एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है। ये अगर जो आपके अधिकार हैं तो ये अधिकार आपको मिलेंगे। तो इसका हम ये पॉइंट आपको इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि अदालतें सुधार करने में सक्षम है कि मान लो अभी आप जो है जो नियम है उसके तहत आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, तो वो गलती अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए। सुधार करने में सक्षम है। अगर जो अदालत सुधार कर सकती है तो वो अडॉप्ट करने के लिए फिर जो क्या करेगी, संसद से बोलेगी कि इसमें नियम में चेंजिंग अगर जो आप चाहो तो करो। ठीक है, तो वो गलतियों को आगे की चीज़ों को बढ़ाएगा और अडॉप्ट करने के लिए एक समिति बनेगी और उसके तहत नियम वगैरह में जो चेंजिंग होना होगा वो चेंजिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी थी, काफ़ी ज़्यादा अहम फैसला वहाँ पे आया और यहाँ पे चीज़ें हुई कि अडॉप्ट करने के लिए हाँ, और आप अगर चाहो ये आपके पास अधिकार है कि आप एक ही रूम में या फिर एक ही घर में आप चाहे जिसके साथ रहो, चाहे लड़का लड़के के साथ रहे, चाहे लड़की लड़की के साथ में रहे, वो आपका जो है वो आपका अधिकार है। उसमें जो है अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक चीज़ें और भी थी कि जो कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है संसद। ठीक है, कानून संसद बनाता है। लेकिन कानून में अगर जो कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी वहाँ पे अगर जो खामियां होती हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीज़ों को में सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कानून संसद बनाता है। अब यहाँ पे शादी करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, शादी करना मौलिक अधिकार नहीं है। अगर संसद वहाँ पे बोल रही है कि शादी जो है लीगल, मतलब लड़का लड़के से या फिर लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे आपको मौलिक तो अधिकार है नहीं जो आप वहाँ पे कोर्ट पहुँच गए। ये संसद का एक मुद्दा है। संसद जो है वहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व करेगी। वो अगर जो कानून बनाती है
कि लड़का लड़के से या फिर लड़की लड़के से शादी करे, तो संसद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और संसद इस फेवर में नहीं है कि लड़का लड़के से शादी करे या फिर लड़की लड़की से शादी करे, ठीक है, ये संसद फेवर में नहीं है। तो ये आपका बहुत ही अहम फैसला आया था। अगर जो आपको टाइम मिले तो 17 अक्टूबर को आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें जो है आपका सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो है मेन जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी अपना एक फैसला दिया है, ठीक है। और वो भी काफ़ी ज़्यादा, आपको टाइम मिले तो आप उसको देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक दो चीज़ें और वहाँ पे बोला गया कि संसद जो है, ऐसा नहीं कि संसद कोई भी कानून बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला, ठीक है। तो ये फैसला को आप देखना। तो इक्विटी के लिए हम ये बता, अदालतें सुधार करने में सक्षम है तो वो अपनी गलती को अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो अपनी गलती को सुधार कर लेते हैं। यह कहावत उस दायरे के चौड़ाई और उस आधार का सूचक है जिस पर इक्विटी की संरचना टिकी हुई है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां सामान्य कानून अधिकार प्रदान करता है वहीं यह समाधान भी देता है। जहां सामान्य कानून अधिकार प्रदान करता है वहां पे यह समाधान भी देता है। ऐसा अधिकार में हस्तक्षेप या उल्लंघन के लिए कार्रवाई का अधिकार वहां पे है। सामान्य कानून के तकनीकी दोषों का योग्यवादी को निवारण प्राप्त करने से रोकने की अनुमति वहां पे नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पे आपका केस है एसबी बनाम वाइट का। इस मामले में एक योग्य मतदाता का वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी और इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा दायर किया गया था। यह माना गया कि यदि कानून किसी व्यक्ति को अधिकार देता है तो उसके पास इसे बनाए रखने के साधन होने चाहिए। यदि वह इसके आनंद के दौरान घायल हो जाता तो इसके उपचार भी होना चाहिए। मतलब आपके पास वोट देने का अधिकार है तो आपको वोट देना, मतलब आपको वोट देने दिया भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं केवल आपको अधिकार दे दिया गया बट आपको वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर जो अधिकार दिया गया है तो उसको जो है आनंद लेने के लिए जो है उसका यूज करने के लिए भी आपको अधिकार देना चाहिए। ये केस आपका एसबी बनाम वाइट का केस हुआ था, ठीक है। अब मैक्सिम की सीमाएं जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए। और अपनी जो है ये इक्विटी का है, इक्विटी आपका केवल 2 ही वीडियो आएगा, इक्विटी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम आपके जल्द से जल्द ही होने हैं। और आप लोग अपना डिफाइन कर लेना कि एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग हमारे अनुसार तो है, आप सब्जेक्टिव की तैयारी करो। अगर जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप सब्जेक्टिव नहीं दे पाओगे और चांसेस बन रहे 90% चांसेस हो गए हैं कि पेपर सब्जेक्टिव हो, क्योंकि जो है 18 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर में जो है कुछ चीज़ों का जो है बदलाव आया है, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।